अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट, ठीक है। क्लास 6 की आपकी एसएसटी की बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इसका एनुअल का सिलेबस बता देते हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका कंटेंट ओपन कर लिए स्टूडेंट्स। और यहाँ देखिए, हमने ऑलरेडी आपको सिलेबस बता रखा है। हिस्ट्री में आपको कितने चैप्टर बताए थे हमने बताए थे इसमें हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, दो चैप्टर। कौन से? चैप्टर नंबर 9 और 10। चैप्टर नंबर 9 किया था हमने पार्ट 11 और 12 में। चैप्टर नंबर 10 किया था हमने पार्ट 13 और 14 में। ये हमारा दोनों कंप्लीट हो चुका है, यानी हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट है। फिर आ गए हम ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 हमने करा था पार्ट नंबर 11 में। फिर चैप्टर नंबर 8 किया था हमने पार्ट नंबर 12 और 13 में, यानी ये दोनों भी हमारा कंप्लीट है। फिर आ जाते हैं हम इसकी सिविक्स पे। सिविक्स में भी हमारे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 7 हमने पार्ट 9 में कंप्लीट कर दिया था। चैप्टर नंबर 7 हमने पार्ट 9 में कंप्लीट कर रखा है ऑलरेडी। फिर आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 8 पे। ये है हमारा रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड। पार्ट नंबर 10 हमारा इसका कंप्लीट हो गया था और पार्ट नंबर 11 बाकी रह गया था, जो कि हमने आपसे कहा था पिछली बार कि हम नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 11। चैप्टर स्टार्ट है हमारा पेज नंबर 169 से। तो हम पेज नंबर 169 ही स्टार्ट करेंगे और वहीं से अपने चैप्टर से ही देखेंगे। पेज नंबर 169 हमने ओपन कर लिया है। देखिए पेज नंबर 169। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड, तब हमने आपको बताया था, यहाँ पर लिख लिए पार्ट 10। आपको डेट लिखाई थी। पूरा हमने रूरल लाइवलीहुड के बारे में बताया, उसका एग्रीकल्चर क्या होता है बताया, स्मॉल फार्मर कौन होते हैं, बिग फार्मर कौन होते हैं, ठीक है। और लैंडलेस लेबर जो होते हैं, यानी लैंडलेस फार्मर जो होते हैं, उनके बारे में बताया हमने। उसमें फ़िशिंग बिज़नेस के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद उसके अदर ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं, गांव में जो दूसरे काम किए जाते हैं फ़िशिंग करने के अलावा या खेती करने के अलावा, और काम क्या क्या करते हैं गाँव के लोगों को बताया हमने। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ने के बाद हमने वो मेजर्स, वो तरीके बताए जो गवर्नमेंट ने रूरल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बनाए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर कहा था आपसे कि यहाँ पर लिख लिए पार्ट 10 कंप्लीटेड, पार्ट 10 कंप्लीटेड। उसके बाद यहाँ पर हमने कंप्लीट करने के बाद ये भी कहा था कि आप यहाँ पर ये भी लिख लिए पार्ट 11 स्टार्टेड। ये दोनों काम करने के बाद आज हमारा स्टार्ट होता है अर्बन लाइवलीहुड। इसमें हम पढ़ेंगे अर्बन लाइवलीहुड के बारे में। तो हमने ये पहले लिखवा दिया था पार्ट 10 कंप्लीटेड, पार्ट 11 स्टार्टेड। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप यहाँ पर लिख लिए पार्ट 10 कंप्लीटेड और पार्ट 11 स्टार्टेड, ठीक है, अर्बन लाइवलीहुड। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री और विलेजेस, बट देयर आर ऑल्सो मोर देन 5000 स्मॉल एंड बिग टाउन्स एंड 27 बिग सिटीज़। ये कह रहे हैं इंडिया क्या है, इंडिया जो है एक कंट्री है जिसमें जो है क्या क्या है, विलेजेस की कंट्री है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस। इंडिया जो है कंट्री है गाँव की, विलेजेस की। इंडिया को विलेजेस की कंट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने बताया था 5,50,000 से भी ज़्यादा तो गांव है इंडिया के अंदर, यानी मोस्टली ज़्यादातर गांव हैं, इसलिए इंडिया को कंट्री ऑफ विलेजेस कहा जाता है। बट देयर आर ऑल्सो मोर देन 5000 स्मॉल एंड बिग टाउन्स एंड 27 बिग सिटीज़। ये कह रहे हैं मगर उसके साथ साथ अगर देखा जाए गाँव के अलावा इंडिया के अंदर 5000 छोटे छोटे और बड़े बड़े टाउन्स हैं, और उसके साथ साथ 27 यानी 27 बिग सिटीज़ हैं, ठीक है, 27 बड़े बड़े शहर हैं। देयर आर 4 मेट्रो सिटीज़, और 4 तो मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं। वो कौन कौन सी है? चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है। लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट इन सिटीज़ इन कंपैरिजन टू द विलेज। अगर मैं विलेज के मुकाबले कंपेयर करूँ तो सिटीज़ में लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, अलग है। इट इज़ टफ इन सम फील्ड्स बट ईजी इन अदर्स। ये करें कुछ फील्ड में कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा आसान भी है। इन अर्बन एरियाज़ पीपल डू ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स। ये करें अर्बन एरियाज़ में जो लोग बाग हैं वो हर तरह की जॉब करते हैं। द एजुकेटेड पीपल आइदर डू बिजनेस और प्राइवेट और गवर्नमेंट सर्विसेज, वेयर एज अनएजुकेटेड और लेस एजुकेटेड पीपल डू ऑल सॉर्ट ऑफ जॉब्स टू मेक देयर लिविंग, लाइक रिक्शा पुलिंग, बिकम अ वेंडर, वर्किंग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, टेलरिंग, हेयर कटिंग, सेलिंग टी, स्नैक्स, टिफ़िन एंड ग्रॉसरी एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं अर्बन एरियाज़ में लोग बाग जो है हर तरह की जॉब करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा तो बिज़नेस करते हैं, या उनकी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब होती है, कोई सर्विस होती है। या जो अनएजुकेटेड होते हैं या जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटी छोटी जॉब करते हैं, जैसे कि अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, जैसे कि रिक्शा पुलिंग मतलब रिक्शा खींचना, रिक्शा चलाना। बिकम वेंडर कहते हैं इधर से उधर क्या करना, ट्रेवल करना, इधर से उधर मूव करना। तो इधर उधर सामान बेच के इधर उधर घूम के बेचने वाले जो होते हैं गलियों में, ठीक है। वर्किंग एट कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना, कहीं घर बन रहा है वहाँ पर मजदूरी करना। टेलरिंग करना, बाल काटने वाला हो, कोई चाय बेचने वाला हो, स्नैक बेचने वाला हो, कोई टिफ़िन बनाने वाला हो, टिफ़िन बेचने वाला हो, कोई ग्रॉसरी बेचने वाला हो, एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ अर्बन जॉब्स। अर्बन जॉब्स की अलग अलग टाइप्स। पहला आया बिज़नेस। बिज़नेस क्या है?
इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंपनी, एंटरप्राइज और फिल्म। बिजनेस को हम जो है कंपनी, एंटरप्राइज और फिल्म भी कहते हैं। इट इज़ अ लीगली रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन, ये एक लीगली रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है। डिज़ाइन टू प्रोवाइड गुड्स, वो किस लिए बनाई गई है? गुड्स प्रोवाइड कराने के लिए। सर्विस और बोथ टू कंज्यूमर्स और टेरिटरी बिजनेसेस, सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए किसे? कंज्यूमर और टेरिटरी बिजनेसेस इन एक्सचेंज फॉर मनी, मनी के एक्सचेंज पर। अगर हम कोई पैसा देते हैं तभी तो हमें कोई सामान देता है, ठीक है। देयर ओनर्स गेट लाइसेंस और परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, उनके जो ओनर होते हैं उन्हें लाइसेंस मिलता है या परमिशन मिलती है गवर्नमेंट से। अगर हम कोई फैक्ट्री कंपनी खोलने जा रहे हैं तो हमें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। मोस्ट बिजनेसेस पर्सनस, क्या? मोस्ट बिजनेस पर्सनस मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेस, ज़्यादातर जो बिजनेस पर्सन होते हैं वो खुद की अपनी दुकानें, खुद के अपने बिजनेस चलाते हैं। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाई एनी वन, वो लोग किसी और के ज़रिए एम्प्लॉयड नहीं होते, उन्हें एम्प्लॉय नहीं करा जाता। बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ पर्सन, मगर वो लोग दूसरे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, वहाँ पर जॉब देते हैं। जब मेरी खुद की अगर फैक्ट्री है, कंपनी है, तो मैं खुद थोड़ी ना जाऊँगा वहाँ इंटरव्यू देने, मैं तो दूसरों को इंटरव्यू पे बुलाऊँगा, दूसरों को जॉब दूँगा, ठीक है। फिर आया सर्विसेज। प्रोफेशनल्स लाइक टीचर, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बैंक्स एम्प्लॉइज, पुलिसमैन ऑल्सो फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। अगर ये कह रहे हैं अर्बन पॉपुलेशन की मेजर पार्ट की बात करूँ तो और क्या क्या काम है? प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि टीचर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई वकील है, कोई बैंक एम्प्लॉय है, कोई पुलिसमैन है, ये सारे भी क्या हैं? मेजर पार्ट हैं अर्बन पॉपुलेशन के। कॉल सेंटर्स जॉब्स आर क्वाइट पॉपुलर नाउ डेज, और ये कह रहे हैं कॉल सेंटर जॉब है वो जो है क्वाइट पॉपुलर है, मतलब आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है। कौन सी? कॉल सेंटर वाली जॉब। आपने कॉल सेंटर की जॉब सुनी होगी, उसमें कॉलिंग करनी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इंडिया हैज़ बिकम अ मेजर सेंटर नॉट ओनली फॉर इंडियन कंपनीज बट ऑल्सो फॉर फॉरेन कंपनीज। ये कह रहे हैं इंडिया जो है अब एक मेजर सेंटर बन चुका है, किसका? खाली इंडियन कंपनीज़ के लिए नहीं, बस इंडियन कंपनीज़ के लिए ही नहीं, फॉरेन कंपनीज़ के लिए भी। अ कॉल सेंटर इज़ अ सेंट्रलाइज ऑफिस, कॉल सेंटर क्या होता है? एक सेंट्रलाइज ऑफिस होता है, एक ऑफिस होता है बल्कि वो, दैट डील्स विद प्रॉब्लम्स एंड क्वेरीज ऑफ द कंज्यूमर्स, जो कि किससे डील करता है? उसके अंदर क्या डील होती है चीज़ें? जो कि प्रॉब्लम्स हैं या कोई क्वेरीज हैं कंज्यूमर की, किससे रिलेटेड क्वेरीज, किससे रिलेटेड प्रॉब्लम? रिगार्डिंग गुड्स परचेज एंड सर्विस लाइक बैंकिंग, टिकट बुकिंग एक्सेट्रा। जैसे मान लो आपने सुना होगा कि आप नेट से कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो अपने आप चीज़ें नहीं आती हैं, अपने आप ऑर्डर नहीं होता, अपने आप कॉलिंग नहीं होती है, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं? पेटीएम कर रहे हैं, पेटीएम में आपके पैसे कहीं गए, आपने 5,000 भेजे, 5,000 नहीं गए तो आप कॉल करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे? कॉल करेंगे पेटीएम वालों को, उनसे पूछेंगे। तो वो कॉल करने के लिए जो बैठे होते हैं सुनने के लिए, वो ये सब लोग आपको दिख रहे हैं, इस तरह से बैठे होते हैं, हेडफोन लगाए होते हैं, वो सब फिर देखते हैं कि क्या परेशानी है, इसके पैसे क्यों नहीं गए, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं? वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप जो है बैंकिंग की सर्विस है, या टिकट बुकिंग करनी है, या कोई सामान ऑनलाइन ख़रीदना है, ये सारी चीज़ें कॉल सेंटर वाले में ही आ जाती है, ठीक है। फिर आ जाता है पेज नंबर 172। नेक्स्ट पेज नंबर 172, ये रहा हमारा पेज नंबर 172। टॉप पर आइए इसके, डेली वेज लेबरर्स। डेली वेज लेबर्स कौन होते हैं? आपने सुना होगा डेली वेज। इन मोस्ट ऑफ द सिटीज़ देयर इज़ अ लेबर चौक। ये कह रहे हैं अगर मैं काफ़ी सिटीज़ की बात करूँ तो वहाँ पर लेबर चौक होता है। लेबर चौक क्या होती है? यहाँ पर देखो, लेबर चौक अच्छे से बताया इसके बारे में। अ प्लेस वेयर डेली वेज लेबर्स असेंबल टू बी हायर्ड बाय एन एम्प्लॉयर। देखो मैं समझाता हूँ। आपने देखा होगा कभी कभी सुबह सुबह अगर आप कहीं बाहर निकले होंगे, कहीं ऐसे एरिया में गए होंगे, तो आपने देखा होगा वहाँ पर खूब सारे मजदूर खड़े होंगे लाइन से। खूब सारे मजदूर वहाँ पर लाइन से खड़े होंगे। क्यों खड़े होते हैं वो लोग जो है इसलिए खड़े होते हैं कि कोई आदमी आए और वहाँ पर आके उनसे कहे कि चलो हमारे साथ, हमारे घर में, हमारा घर बन रहा है, वहाँ पर तुम्हें मजदूरी करनी है, तुम्हें वहाँ पर काम करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। तो उसे कहते हैं लेबर चौक। लेबर चौक में क्या होता है? एक जगह होती है, जैसे बस स्टैंड होता है, वहाँ पर बसें आके खड़ी होती हैं। लेबर चौक में लेबर आके खड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ही सबको पता होता है कि लेबर चौक जो जगह है वहाँ पर जो है लेबर मिल जाएंगे हमें। तो अगर मुझे जो है अपने घर में कोई काम करवाना है, दीवार उठवानी है, छत बनवानी है, तो उसके लिए मैं लेबर चौक जाऊँगा, देखूँगा वहाँ पर लेबर हैं, तो उनमें से किसी को भी ले आऊँगा काम के लिए। तो काफ़ी सिटीज़ में क्या होता है? लेबर चौक होती है। It is a place where daily wage laborers such as masons, coolies and carpenters assemble to be hired by an employer। क्या कह रहे हैं? ये वो जगह होती है जहाँ पर लेबर्स, जैसे कि हमारे मैसन्स होते हैं, कुलीज़ होते हैं, ठीक है, जो कारपेंटर होते हैं, ऐसे अलग अलग क्या होते हैं? लेबर्स होते हैं, जो कि क्या कहते हैं? असेंबल होते हैं। किस लिए? टू बी हायर्ड बाय एन एम्प्लॉयर। कोई एम्प्लॉयर आए, वो हमें हायर करके ले जाए, काम करने के लिए हमें ले जाए। दीज लेबर्स वर्क एज हेल्पर। और वो लेबर क्या करते हैं? हेल्पर की तरह काम करते हैं। आपने सुना होगा ठेकेदार।
मान लो कोई ठेकेदार है या मैं ठेकेदार हूँ, तो मुझे मज़दूरों की ज़रूरत है। अब ठेकेदार क्या करता है, वो बताता है ऐसे करो वैसे करो, थोड़ा बहुत काम करेगा, बाकी जो मज़दूर होते हैं वो करते हैं। मुझे ठेका मिला एक घर बनाने का, अब मैंने 3 लाख 6 लाख जितने का भी घर का मैंने ठेका लिया, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि मेरे पास मज़दूर तो है नहीं, वर्कर चाहिए मुझे, तो मैं वर्कर ढूंढ के लाऊंगा, उसी लेबर चौक जाऊंगा, वहाँ पर लेबर मुझे मिलेंगे 5-10 जितने वर्कर चाहिए वो ले लूँगा मैं, और उनके ज़रिए काम कराऊंगा और उन्हें सैलरी देता रहूँगा खुद, और मुझे जो सैलरी देगा वो कौन होगा, जिसका घर बन रहा है, ठीक है। दे डिग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, लिफ्ट लोड्स और अनलोड ट्रक्स इन द मार्केट। क्या करते हैं वो लोग, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे गड्ढे खोदना, लोड करना, अनलोड करना, ट्रक में सामान आया वो उतारना, फिर मतलब जैसे ईंटें आई तो ईंटें उतारना, या ईंटें कहीं भेजनी है तो वो चढ़ाना, मार्केट तक पहुंचाना। डिप पाइपलाइन खोदना, टेलीफोन केबल अंदर लगाना, उसके लिए गड्ढे खोदना। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा आजकल ज़मीनों के बीच में गड्ढे खोदे जा रहे हैं, पाइपलाइन पड़ रही हैं, ठीक है, चाहे वो केबल के लिए पाइपलाइन हो, उसके वाटर के लिए हो, या ऐसी नॉर्मल पाइपलाइन हो, ठीक है। एंड ऑल्सो बिल्ड्स रोड, और रोड बनाने के लिए भी आपने देखा होगा वर्कर होते हैं, काम करने वाले होते हैं। दे वर्क ऑन अ टेम्परेरी बेसिस, और वो लोग किस पे करते हैं, टेम्परेरी बेसिस पर काम करते हैं कुछ दिन के लिए। डेली के हिसाब से उन्हें जॉब मिलती है, डेली के हिसाब से पैसा, डेली वेज लेबर। लोग रोज़ के हिसाब से जिससे पैसा मिलता है उन्हें हम कहते हैं डेली वेज। परमानेंट एंड कैजुअल जॉब, परमानेंट और कैजुअल जॉब में क्या फ़र्क होता है। सम जॉब्स आर परमानेंट और रेगुलर वाइल अदर्स आर कैजुअल और टेम्परेरी जॉब। ये कह रहे हैं कुछ जॉब परमानेंट होती हैं जिसे हम रेगुलर कहते हैं, और कुछ जॉब्स हमारी कैजुअल होती हैं जो कि हमारी टेम्परेरी जॉब होती हैं कुछ दिनों के लिए। परमानेंट और रेगुलर जॉब किसे कहते हैं। देयर आर मैनी वर्कर इन द सिटी हु वर्क इन ऑफिसेज, फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वेयर दे आर एम्प्लॉयड एज रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स। ये कह रहे हैं काफ़ी जगहें ऐसी होती हैं, काफ़ी वर्कर ऐसे होते हैं सिटीज़ के अंदर, शहरों के अंदर, जो कि ऑफिस में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ पर क्या होता है वो लोग जो है रेगुलर या परमानेंट वर्कर के तौर पर उन्हें रखा जाता है। these types of jobs are secure and are of permanent nature। ये इस तरह की जॉब जो होती हैं वो सिक्योर होती हैं, सेफ़ होती हैं और परमानेंट नेचर की होती हैं। ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद कह दिया निकल जाओ तुम, हमारे यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है, तुम अच्छा काम नहीं करियो, नहीं। परमानेंट जॉब में क्या है, तुम परमानेंट वहाँ पर रहोगे, तुम्हें ऐसे कोई निकाल नहीं सकता। दे हैव फिक्स वर्किंग आवर्स विद फिक्स सैलरीज, उनकी फ़िक्स सैलरी होती है, फ़िक्स टाइम होता है कि 8 घंटे की जॉब है, इतने महीने, 1 महीने पे इतना पैसा है, 25,000 है तो 25,000 मिलेंगे, ठीक है। दे आर प्रोवाइड, ऐसा नहीं कि कभी 8 घंटे की जॉब है कह दिया 10 घंटे करो 20 घंटे करो, नहीं, परमानेंट टाइम फिक्स सैलरी, ठीक है। दे आर प्रोवाइडेड विद फैसिलिटीज सच एज प्रोविडेंट फंड, उन्हें जो है कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि कोई फ़ंड मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मतलब दवाएं इलाज फिलाज ये सब भी काम मिलता है। एंड कैन इवन एंजॉय हॉलीडेज़, और यहाँ तक कि उन्हें छुट्टियाँ भी मिलती हैं। दैट इज़ संडे, ऑल नेशनल हॉलीडेज़ एंड एनुअल लीव्स, जैसे कि संडे है, कोई नेशनल हॉलीडे है, ठीक है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ठीक है, क्रिसमस डे या ऐसे सरस्वती डे, ऐसे करके छुट्टी हैं, या कुछ एनुअल लीव्स हैं, जैसे कि आपके कुछ फेस्टिवल्स की लीव्स हैं, ये भी दे देते हैं। फिर आया कैजुअल जॉब्स। कैजुअल जॉब्स किसे कहते हैं। द कैजुअल वर्कर्स इज़ अ वर्कर, कैजुअल वर्कर इज़ अ वर्कर हु इज़ एम्प्लॉयड ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। क्या कैजुअल वर्कर वो होते हैं जो कि टेम्परेरी बेसिस पर एम्प्लॉय होते हैं, कुछ दिनों के लिए ही उन्हें जॉब मिलती है। विद जनरली लिमिटेड एंटाइटलमेंट्स और बेनिफिट्स एंड लिटिल और नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या, जिसमें जनरली क्या होता है, लिमिटेड एंटाइटलमेंट्स मतलब लिमिटेड फ़ायदे होते हैं बस, और ज़्यादा तक के बहुत कम फ़ायदे होते हैं, और कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ कैजुअल वर्कर होते हैं, उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं दी। अब जैसे कि 5 मंजिला का काम है, 20 मंजिला का काम है, वो गए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई है एक आदमी है वो पेंट करने का काम है उसका, वो क्या करता है, पेंट करता है, 10-10 मंजिलों की दीवारों पर पेंट कर रहा है, तो उसकी कोई सेफ्टी है नहीं है, वो गिर गया तो मर जाएगा, उसकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। परमानेंट वर्कर में क्या है, उन्हें सेफ्टी दी जाएगी, हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। द मेन फीचर इज़ द एब्सेंस ऑफ कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप्स ऑफ एनी स्टेबिलिटी विद एन एम्प्लॉयर। मेन फीचर क्या है इसका, कि कोई भी कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप नहीं होती, किसी भी स्टेबिलिटी विद एन एम्प्लॉयर, किसी भी एम्प्लॉयर के साथ कोई कंटिन्यू रिलेशनशिप नहीं होती। कोई आज कोई कर रहा है काम, कोई कल दूसरा आ जाएगा, परसों कोई और जाएगा, मतलब कोई रिलेशन नहीं बनता इसमें, कोई जान पहचान वाली बात नहीं होती। विच कुड लीड टू देयर नॉट बीइंग कंसिडर्ड एम्प्लॉयज़ एट ऑल, और से हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से वो एम्प्लॉय ही नहीं है, ठीक है। दीज जॉब्स आर टेम्परेरी बेसिस, और ये जॉब्स टेम्परेरी बेसिस पर होते हैं, आज कोई और कर रहा है, कहीं दूसरा आ गया, परसों तीसरा आ गया, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ अर्बन ऑक्यूपेशन, अर्बन ऑक्यूपेशन की प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है। पीपल वर्किंग इन अर्बन एरियाज़ हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। ये कह रहे हैं जो लोग अर्बन एरियाज़ में काम करते हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। स्पेशली पीपल डूइंग लो प्रोफाइल जॉब्स, स्पेशली उन लोगों को जो लोग
लो प्रोफाइल की जॉब करते हैं, नीची जॉब करते हैं, जैसे कि वर्किंग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स और इन फैक्ट्री, जैसे कि फैक्ट्री में काम करना, कंस्ट्रक्शन में काम करना एक्सेट्रा। फेस फ्यू कॉमन प्रॉब्लम, उन्हें कुछ कॉमन प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट, उनका अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट। अब यहाँ देखो नालियाँ बह रही हैं, नाले बह रहे हैं, इतनी गंदी जगह है जहाँ पर इंसान देखना भी पसंद न करें, वहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं मजबूरन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है वर्किंग विद कंस्ट्रक्शन साइट्स और इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या है कॉमन प्रॉब्लम इनकी, अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट, कंजेस्टेड हाउसेज, घर बहुत करीब करीब होंगे, लेक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ कम होंगी, जैसे फूड नहीं, खाना नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ठीक है। डिप्लोरेबल वर्किंग कंडीशन, उनकी कंडीशन जो है डिप्लोरेबल है काम करने की, लो वेजेस, पैसे कम हैं, ठीक है, लॉन्ग वर्किंग आवर, टाइम ज़्यादा करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर आया एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन अर्बन एरियाज़, अर्बन एरियाज़ में काम करने के फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, मतलब अगर हम शहरों में काम कर रहे हैं तो उसके फ़ायदे हैं, कुछ अर्बन एरियाज़ में काम करने के कुछ फ़ायदे हैं। क्यों लोग बाग शहरों में भाग भाग के आते हैं, ऐसा क्या उन्हें दिखता है, कोई तो वजह होगी, कोई तो फ़ायदा होगा। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन अर्बन एरियाज़, ये कह रहे हैं काफ़ी फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं काफ़ी अर्बन एरियाज़ में काम करने के। पहला रेगुलर सैलरीज़, कि रेगुलर सैलरीज़ मिलती है। दूसरा सेविंग फॉर ओल्ड एज, अपने ओल्ड एज के लिए आप सेविंग कर सकते हैं। तीसरा पेड हॉलीडेज़, छुट्टियों में भी पैसे मिलते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। और पर्क्स क्या होते हैं सब अभी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए रेगुलर सैलरीज़ में क्या है, इन अर्बन एरियाज़ पीपल इन सर्विस हैव रेगुलर सैलरीज एंड ऑफन हैव परमानेंट जॉब्स विद मैनी बेनिफिट्स। ये कह रहे हैं अगर मैं रेगुलर सैलरीज़ की बात करूं तो अर्बन एरियाज़ में जो है लोग बाग जो काम करते हैं उनकी रेगुलर सैलरीज होती हैं, उनका परमानेंट जॉब होती है, काफ़ी बेनिफिट्स, काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं। सेविंग फॉर ओल्ड एज मतलब अ पार्ट ऑफ अ सैलरी दैट इज़ केप्ट इन अ गवर्नमेंट फंड अर्न देम आ रेगुलर इंटरेस्ट। ये कह रहे हैं अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कहीं पर 13,000 की जॉब मिल रही है, 13,000 में से 10,000 ही पैसे मिलते हैं, 13,000 में से 3,000 जमा होते रहते हैं। तो वो क्या होता है गवर्नमेंट फंड में जाते रहते हैं रेगुलर इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। द प्रोविडेंट फंड वन कैन यूटिलाइज आफ्टर रिटायरमेंट फॉर ओल्ड एज। आपने सुना होगा पेंशन आती है, पेंशन, तो पेंशन क्या होती है, वो हमारी सैलरी होती है जो पूरे जब तक हम काम करते हैं वहाँ पर इकट्ठा हो रही होती है, फिर बाद में जब ओल्ड एज हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, तो वो पेंशन मिलती है बिना काम करे, ठीक है। 10,000, 8,000, 20,000 जो भी है, बिना काम करे वो पेंशन मिलती है। तो क्या है सेविंग हो रही है खुद ब खुद, हमें कहीं बैंक में इधर उधर जमा नहीं करना पड़ रहा है। फिर आया पेड हॉलीडेज़, वन गेट लीव्स ऑन संडे एंड नेशनल हॉलीडे। ये कह रहे हैं कोई इंसान जो ऐसे जगह पर काम कर रहा है परमानेंट जगह पर, तो उसे जो है संडे की छुट्टी मिलती है, नेशनल हॉलीडे की छुट्टी मिलती है, और कुछ डेज़ की छुट्टी मिलती है एज एनुअल लीव, मतलब सालाना छुट्टी मिलती है। अपार्ट फ्रॉम इट वन कैन टेक मेडिकल लीव इफ़ ही और शी फॉल इल। और इसके अलावा कोई इंसान मेडिकल लीव भी ले सकता है अगर वो कोई बीमार हो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, वो वैसे भी छुट्टी ले सकता है, ठीक है। मतलब उसमें पैसे नहीं कटते हैं, काफ़ी जगह पर कटते भी हैं, शहरों में भी कटते हैं पैसे, ठीक है, मगर पेड हॉलीडेज़ जो परमानेंट जो होते हैं उन लोगों को नहीं कटते हैं। फिर आए मेडिकल फैसिलिटीज़ में जैसे कंपनीज़ पे द मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू अ सर्टेन अमाउंट फॉर देयर फैमिली मेम्बर्स। ये कह रहे हैं कुछ सर्टेन अमाउंट तक, कुछ लिमिट तक जो है, जो इंसान जैसे कि काम कर रहा है तो उसके बच्चों के लिए, उसकी बीवी के लिए जो कंपनीज़ होती हैं वो मेडिकल के खर्चे, जो इलाज का खर्चा वो सब उठाती है, ठीक है। फिर आया पर्क्स क्या है, द पर्क्स यानी इंसेंटिव्स आर पेड टू द एम्प्लॉयज़ इन अर्बन एरियाज़ फॉर एक्सीलेंस इन देयर जॉब्स। पर्क में क्या है, एक तरह का हम कहते हैं बोनस। क्या होता है, इंसेंटिव दिया जाता है किसे, एम्प्लॉयज़ को, काम करने वाले को, किस लिए, उनके एक्सीलेंस जॉब के लिए। अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसकी खुशी के लिए, हौसला अफजाई के लिए उसे एज अ गिफ्ट दिया जाता है, क्या दिया जाता है, एक्स्ट्रा मनी दिया जाता है, एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, ठीक है, इंसेंटिव दिया जाता है, उसे हम कहते हैं पर्क। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 173 पर टॉप पर आइए, माइग्रेशन किसे कहते हैं, ठीक है। हमने बात की थी कि गांव वाले लोग शहरों में आते हैं तो उसे हम कहते हैं माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये कह रहे हैं देखिए, द मूवमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, खूब सारे लोगों का मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने को खूब सारे लोग जब जाते हैं उसे हम कहते हैं माइग्रेशन। देयर इज़ अ लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़ एवरी डे। ये कह रहे हैं अगर मैं देखूँ या हम बताएं, अगर बात करें तो लार्ज स्केल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में माइग्रेशन होता है, किसका, उन लोगों का जो कि गांव में रह रहे हैं, फिर वो शहरों में आते हैं हर दिन की बात कर रहे हैं कि शहरों में लोग गांव छोड़ कर आ रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। पीपल फ्रॉम द विलेजेस आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ डेप्थ ऑफ लोन और लोन्स। क्या कह रहे हैं, जो लोग बाग होते हैं गांव के, वो ज़बरदस्ती उन्हें फोर्स लगता है एक पीछे से, जिसकी फोर्सफुली वो क्या करते हैं, गांव में से भाग कर क्या करते हैं, ज़मीनों
को छोड़कर अपने घरों को छोड़कर क्या कहते हैं, शहरों में आते हैं। किसकी तलाश में? काम की तलाश में। क्यों? क्योंकि जो लोन है, जो उसका जाल है जिसमें वो दब गए हैं बिल्कुल, या जो क्रॉप फेल हो गई है, अनाज नहीं होगा, बाढ़ आ गई, इस वजह से क्या होता है, वो अपने गाँव को छोड़कर शहरों में आते हैं। इन बिग मेट्रोज सच एज दिल्ली एंड मुंबई एवरी डे देयर इज़ अ ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ पीपल। ये कह रहे हैं अगर मैं बड़ी मेट्रो सिटीज़ की बात करूं, मेट्रोपॉलिटन जो सिटी हैं जैसे कि हमारी दिल्ली और मुंबई है, हर दिन वहाँ पर लोग बाग जो है ग्रुप में इकट्ठा होते हैं, ग्रुप में आते हैं। हर दिन वहाँ पर मेरे हिसाब से 100 आदमी आके बसते हैं। ड्रॉन बाय द वेरिड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द सिटी, जो कि किसके ज़रिए आते हैं, काफ़ी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो शहरों में मौजूद है उसकी ज़रिए वो लोग आते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन का इफ़ेक्ट क्या होता है, माइग्रेशन होने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तो इफ़ेक्ट देखते हैं इसका। माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल टू अर्बन एरियाज पुट्स हैवी प्रेशर ऑन द रिसोर्स ऑफ द सिटीज़ लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउसिंग। ये कह रहे हैं रूरल पीपल का माइग्रेट होना अर्बन एरियाज़ में। अब मान लो 500 लोगों की ज़मीन है, ठीक है, या मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक इतना बड़ा कमरा है जिसमें 50 लोग आ सकते हैं, अगर आप उसमें 50 और भर देंगे तो कहाँ से आएंगे, ठीक है। या एक जगह ऐसी है जहाँ पर सिर्फ 50 लोगों का खाना है, आए 100 लोग तो कैसे खाएंगे। या ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ 50 लोग के लिए ही पानी है जिसमें वो नहा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। 10 और ले आया मैं, तो पानी क्या होगा, अब उन 60 के अंदर जब बांटेंगे तो पानी कम हो जाएगा। हो सकता है एक इंसान नहाए, एक ना नहा पाए, एक पी रहा है, एक नहीं पी पाया, एक कम पी रहा है, एक ज़्यादा पी रहा है। तो वही कह रहे हैं माइग्रेशन जो है रूरल पीपल का अर्बन एरियाज़ में आने से क्या हुआ, हैवी प्रेशर आया किसके ऊपर, जो सिटीज़ में, शहरों में जो रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर एक हैवी प्रेशर आया, जैसे कि पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का और हाउसिंग का। मतलब घर बार नहीं मिल रहे हैं, रहने की जगह नहीं है, बिजली कम पड़ रही है, पानी नहीं है, ठीक है, पानी की कमी पड़ रही है। दूसरा, द माइग्रेटेड पीपल मोस्टली आर टू प्यूअर टू रेंट परमानेंट हाउस। दूसरा ये कि जो माइग्रेटेड पीपल होते हैं, जो लोग इधर उधर से आते हैं, वो इतने गरीब होते हैं कि वो अपने घर का किराया भी नहीं दे सकते। दे सेट अप शैंटी सेटलमेंट कॉल्ड स्लम्स, और वो अपना खुद का एक शैंटी सेटलमेंट, खुद का अपना एक झोपड़पट्टी बना के रहने लगते हैं। धारावी इन मुंबई इज़ द लार्जेस्ट स्लम इन एशिया। पूरे एशिया का जो एक जगह है धारावी मुंबई के अंदर, वो लार्जेस्ट सबसे बड़ा स्लम माना जाता है। स्लम एरिया उसे कहते हैं जहाँ पर लोग बाग उनके अपने पास पैसे नहीं होते, इधर उधर ऐसी झोपड़पट्टी बना के खुद रहने लगते हैं। फिर तीसरा है स्लम्स आर अ मेजर बर्डन टू ऑन अ सिटी रिसोर्सेज, और सिटी रिसोर्सेज के ऊपर जो है स्लम्स जो है बहुत बड़ा बर्डन है, बोझ है। दे इलीगली यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। वो क्या करते हैं, इलीगल तौर पे बिना किसी पैसों के दिए, बिल भरे, वो क्या करते हैं, बिजली को और पानी, पीने के पानी को इस्तेमाल करते हैं। लिविंग कंडीशन इन द सिटीज़ बिकम वेरी अनहाइजेनिक एंड दे आर प्रोन टू डिजीज़। और जो शहरों की ज़िंदगियां हैं, उसकी जो लिविंग कंडीशन है बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक होती जा रही है और बीमारियों में घुसती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। फिर एट टाइम द स्लम्स इमर्जेस एज सेंटर्स ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल। ये कह रहे हैं, और एक टाइम ऐसा है कि जो स्लम्स है वो पूरा इस तरह से जो है क्राइम और क्रिमिनल का सेंटर बन चुका है, ठीक है। क्यों, अब उनके पास काम नहीं है तो क्या करेंगे, कोई ड्रग सप्लाई कर रहा है, ठीक है, कोई इधर उधर सामानों की फरोख्ती इधर उधर कर रहा है, कोई लूट रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई चिकारी कर रहा है। अब वो खाने की तलाश में, पेट भरने की तलाश में ऐसे काम करने लगते हैं। फिर आया मैनी NGOs यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी NGOs बनाई गई हैं, हैव टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग स्लम्स चिल्ड्रेन, जिसमें स्लम्स चिल्ड्रेन को, जो स्लम्स में रहने वाले बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए काफ़ी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ ली गई हैं। बाय ऑफरिंग देम फ्री एजुकेशन, कैसे, उन्हें फ्री एजुकेशन देकर, एंड एंगेजिंग देम इन कल्चरल एक्टिविटीज़, और उन्हें कल्चरल एक्टिविटीज़ में शामिल करके। वरना अगर उन्हें पढ़ाया नहीं जाएगा, उन्हें बच्चों वाली चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी, तो वो इधर उधर के काम सीखेंगे। कोई सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, ठीक है, पत्ते खेल रहा है, ताश खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, इधर उधर जा रहा है, कोई किसी को लूट रहा है, ठीक है, तो यही सब काम में लग जाएंगे वो लोग, चोरी कर रहे हैं। उसके बाद स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं, वी हैव ऑलमोस्ट 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स इन दिल्ली। ये कह रहे हैं दिल्ली में अगर देखा जाए तो 1 लाख लगभग जो है स्ट्रीट वेंडर्स हैं। वेंडर्स कहते हैं घूमने वाले। स्ट्रीट वेंडर इज़ अ बिग हज़ार्ड फॉर फ्री फ्लू ऑफ ट्रैफिक इन अ फास्ट ग्रोइंग सिटी लाइक दिल्ली। ये कह रहे हैं स्ट्रीट वेंडर जो हैं, वेंडिंग जो हैं, वो एक बहुत बड़ा हज़ार्ड है, किसके लिए, फॉर फार फ्लो ऑफ ट्रैफिक, बहुत तेज़ चलने वाला ट्रैफिक के लिए, जैसे कि हमारे बढ़ती हुई, तेज़ ग्रोइंग करती हुई सिटी हैं जैसे दिल्ली। ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के एफर्ट और मेहनत के साथ,
उसकी वजह से नाउ स्ट्रीट वेंडिंग इज़ रिकॉग्नाइज एज द राइट ऑफ पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड्स। अब स्ट्रीट वेंडिंग क्या है, वो जो है काफ़ी मेहनत के बाद स्ट्रीट वेंडिंग जो है लोगों को हक में आ गया है, रिकॉग्नाइज़ करा गया है कि लोग बाग जो है अपनी ज़िंदगियों को कमाने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स एज अ स्ट्रीट वेंडर्स रह सकते हैं, स्ट्रीट वेंडिंग कर सकते हैं। द गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ दैट हैज़ बैंड स्ट्रीट वेंडर्स। और गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे मॉडिफाइड लॉज हैं, जो लॉज हैं उसके ऊपर सोचा जा रहा है कि किस तरह से लॉज को मॉडिफाइंग करें और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके क्या करें, जो लॉ हैं क्या है यहाँ पर दोबारा देखिए, द गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉज दैट हैज़ बैंड स्ट्रीट वेंडर। जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स को बैंड कर रखा है उनके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसे लॉज निकाले हैं, मतलब उसे मॉडिफाई करा जा रहा है, चेंज करे जा रहे हैं, सो दैट दे हैव अ प्लेस टू वर्क एंड देयर इज़ ऑल्सो अ फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक। और जिसके हिसाब से वो लोग काम कर सकें और वहाँ पर ट्रैफिक का भी फ्री फ्लो होता रहे, ट्रैफिक में भी कोई नुकसान ना हो। अब ये स्ट्रीट वेंडर्स आप इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप दोबारा सुनिए। स्ट्रीट वेंडर कैसे कहते हैं, हमारे गलियों में आप बाहर ही निकलेंगे तो आपने देखा होगा थोड़ी दूर ही जाते ही इधर उधर किनारों पे कोई खोखा रख के बैठा है, कोई ढकेल लेके बैठा है, कोई सब्जियां बेच रहा है, कोई ऐसी गलियों में चल के बेच रहा है, ठीक है, गलियों में हमारे आवाज़ आती रहती है, कोई आलू बेच रहा है, कोई आम बेच रहा है, कोई सब्जियाँ बेच रहा है, कोई आइसक्रीम बेचने वाला गया, तो क्या है, स्ट्रीट वेंडर हैं, गलियों में चल के बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसका लास्ट क्या है हमारा, ये सब चीज़ें भी आप पढ़ लिया करिए, कॉपी में नहीं करना होता, ये पढ़ना होता है आपको, ठीक है। मैं हो सकता है इसमें से आपसे डेफिनेशन पूछ लूँ एक दो कि हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो आपको ये लिखनी पड़ जाएगी, ठीक है। फिर लेबर चौक क्या होता है ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ, आप हर पेज की ग्लॉसरी याद कर लिया करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। पेज नंबर 173 से पेज नंबर 174 पर, जहाँ पर हमारी बुक ख़त्म हो रही है, इसकी एक्सरसाइजेज हैं यहाँ पर। पहला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है। पहला क्या है इसका, फर्स्ट, व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडियन विलेजेस। ये कह रहे हैं जो इंडियन विलेजेस हैं, जो इंडिया के गांव वाले हैं, उसमें जो है ज़्यादातर मेन ऑक्यूपेशन क्या है, उन लोगों का काम क्या है, फिशिंग है, एग्रीकल्चर है, हैंडीक्राफ्ट या विविंग। तो मैंने बताया था एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना, यही मेन काम है इंडियन विलेजर्स का, ठीक है। जो गांव के लोग हैं इंडिया के अंदर ज़्यादातर वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो इस पर लगा दिए बी पर, फर्स्ट का हो गया बी, एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद सेकंड, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंडियंस लिविंग्स इन विलेज। ये कह रहे हैं कितना परसेंटेज इंडियंस जो हैं इंडिया के अंदर, कितने लोग हैं, कितने परसेंटेज लोग हैं जो गांव में रहते हैं, विलेजेस में, 65%, 80%, 70% या 50%। तो इसका क्या है 70%। 70% लोग जो हैं वो कहाँ पर रहते हैं विलेजेस में। तो इसका हो गया सी। उसके बाद आइए थर्ड, एग्रीकल्चर लेबर हैव इंक्रीज ट्रेमेंडसली ड्यू टू। ये कह रहे हैं जो एग्रीकल्चर लेबर हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, किस लिए, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन एप्टनेस। ये कह रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, या डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, या कॉटेज या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है उसकी डिक्लाइन हो रही है उसकी वजह से, या लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से, या बोथ ए एंड बी। तो मैंने बताया देखो, एक तो कॉटेज और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ डिक्लाइन हो रही है, मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगा, ठीक है। ये भी एक रीज़न है क्योंकि अब इतनी सारी कंपनियाँ आ गई जिसके पास अच्छी मशीनें हैं, वो 10 सेकंड के अंदर 500 चीज़ें बना देती हैं, और वहीं इंसान एक हाथ से बना रहा है तो 10 सेकंड के अंदर एक बन रहा है, तो नुकसान हुआ ना। तो इससे जो है एग्रीकल्चर लेबर बढ़ रहे हैं। तो लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो नहीं कहूँगा मैं, इसका ए और बी दोनों ही है, ठीक है, ए और बी दोनों है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से लोग बाग क्या हो रहा है, काम कम हो रहा है, जनता बढ़ती जा रही है, काम है नहीं। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। इसके बाद आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्या है, द डैश ऑफ द विलेज सेल द फिश इन द मार्केट। ये बताइए विलेज के कौन हैं जो कि मार्केट में फ़िश बेचते हैं, वो लोग कौन होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप सिंपल लिख दिए द पीपल ऑफ द विलेज, और क्या, द पीपल ऑफ द विलेज, ठीक है, PEOPLE, पीपल मतलब लोग, इसमें सोचने की क्या है। दूसरा, द डैश मोस्टली आर टू पुअर टू रेंट परमानेंट हाउसेज। बताइए कौन हैं वो लोग जो कितने गरीब होते हैं कि वो अपने परमानेंट हाउसेज में नहीं दे सकते, वो कौन होते हैं, लेबरर्स, ठीक है। लेबरर्स, जो लेबर होते हैं, जो लेबर शहरों में आए होते हैं, वो इतने गरीब होते हैं कि वो परमानेंट हाउसेज के पैसे भी नहीं दे सकते, किराया भी नहीं दे सकते, रेंट मतलब किराया। थर्ड, मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस आर। ये कह रहे हैं ज़्यादातर लोग जो विलेजेस में गांव में रहते हैं वो क्या होते हैं, वो हमने बताया था कौन होते हैं, वो फार्मर होते हैं। तो यहाँ लिखिए आर फार्मर, ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप। चौथा, द लाइफ ऑफ डैश लेबर इज़ नॉट ईजी। ये कह रहे हैं कौन से लेबर होते हैं जिनकी लाइफ आसान ज़िंदगी नहीं होती, ठीक है, नॉट ईजी। तो वो कौन से होते हैं, लैंडलेस। लैंड मतलब ज़मीन, लेस मतलब कम, जिसके पास ज़मीनें नहीं होती, उन लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अगली एक्सरसाइज देखिए, अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी, सी,
गिव एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग, इसकी एग्जाम्पल देनी है। पहला है नॉन फार्मिंग ऑक्यूपेशन ऑफ द विलेज, गांव के जो विलेजर्स की नॉन फार्मिंग ऑक्यूपेशंस हैं वो क्या हैं। तो मैंने बताया था नॉन फार्मिंग ऑक्यूपेशंस में क्या है, जो फार्मिंग से रिलेटेड ना हो। तो उसमें क्या है, ऐसा कोई काम जो फार्मिंग से रिलेटेड ना हो तो क्या है, एनिमल को ग्रेस करवाना, ठीक है, एनिमल की हस्बेंड्री करना। तो यहाँ लिख लिए एनिमल हस्बेंड्री, क्या, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, HUSBANDARY, एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों को पालना। और दूसरा जैसे कि बार्बर है, हैंडीक्राफ्ट है, वीविंग्स हैंडक्राफ्ट्स है, वीविंग है, ठीक है, वीविंग लिख लो यहाँ पर, VEAVING, वीविंग। यहाँ पर टेलरिंग लिख लो, कुछ भी लिख लो, यहाँ पर कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख लिया TAILORING, टेलरिंग, उसके बाद कॉमा एक्सेट्रा, ठीक है। ये ऐसे काम है जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, खेतों से रिलेटेड नहीं है। दूसरा, सम नॉन हाउस होल्ड वर्क ऑफ रूरल वुमेन, रूरल वुमेन जो औरतें गांव में रहती हैं उनका ऐसा काम जो घर का काम ना हो। तो आपने देखा होगा कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे वर्किंग ऑन फील्ड, क्या, वर्किंग ऑन फील्ड, खेतों में काम करती हैं औरतें भी, वर्किंग एट फील्ड, वर्किंग एट फील्ड, ठीक है, खेतों में काम करना। और बाहर का काम और क्या होता है, जैसे फेचिंग वाटर, FETCHING, फेचिंग वाटर, पानी भर के लाना, ठीक है, फेचिंग वाटर एक्सेट्रा। फिर है फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट की एग्जांपल देनी है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, फॉरेस्ट से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, क्या मिलता है हमें, यहाँ पर पहले लिखिए फ्रूट या फूड लिख लिए। और क्या मिलता है हमें, वुड मिलता है, लकड़ियाँ मिलती हैं। और क्या लिखोगे, फूड, फ्यूल, फाइबर, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्सेट्रा कर दो। फिर नेक्स्ट डेयरी फार्मिंग प्रोडक्ट, जो डेयरी फार्मिंग प्रोडक्ट होते हैं उससे हमें क्या क्या मिलता है, मिल्क, ठीक है, मिल्क हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, ये सारे क्या है, डेयरी फार्मिंग प्रोडक्ट तो हैं, बटर, घी हम ही निकालते हैं मगर है तो। उसके बाद हो गया एक्सेट्रा। यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट, ये बुक में ही रहने दिएगा। उसके बाद आइए ट्रू फॉल्स पे। एक्सरसाइज डी, ट्रू फॉल्स। पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ फॉर बेटर फूड, ये कह रहे हैं जो लोग गांव से शहरों में जाते हैं क्या वो अच्छे खाने के लिए जाते हैं, नहीं, खाना तो उनके गांव में भी अच्छा मिल जाएगा मगर वो पैसों के लिए आते हैं कि उनके पैसे की जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। तो ये क्या हो गया, पहला हो गया फॉल्स। दूसरा, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटी पीपल इज़ गुड, ये कह रहे हैं जो शहरों के लोगों की ज़िंदगी है, उनका रहने का तरीका है, स्टैंडर्ड है, वो अच्छा है, तो ये है ट्रू, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड काफ़ी बेहतर है, ट्रू हो गया। पहला क्या है फॉल्स, पहले मैंने F लिखा है, ये F है ये, ठीक है, पहला क्या हो गया F, दूसरा हो गया ट्रू। उसके बाद तीसरा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ आर टेम्प्रेरी, ये कह रहे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं, नहीं, फॉल्स होते हैं, उनकी परमानेंट जॉब होती है, टेम्प्रेरी जॉब नहीं होती है, ये कह रहे हैं टेम्प्रेरी है, तो ये क्या हो गया फॉल्स। फोर्थ है वेंडर्स हैव नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर, ये कह रहे हैं वेंडर्स का कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, बिल्कुल ट्रू है, कभी कहीं पर बेच रहे हैं, कभी कहीं पर देख रहे हैं। आपने देखा होगा ठेले वाले होते हैं, कभी हमारी गली में आ गए, कभी उनके गली में, तो ये क्या है, ट्रू है ये, ठीक है, उनका कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, कभी अमरूद है तो कभी सब सेब बेच रहा है, कोई कभी केले बेच रहा है तो कभी अंगूर बेच रहा है, कोई उनका परमानेंट वेंडर्स कहीं जगह ही नहीं होती, कभी कहीं रह रहे हैं, कभी कहीं रह रहे हैं। सड़क के किनारे रहने वालों को आपने देखा होगा, कहीं इस जगह रह रहे हैं तो कहीं वहाँ से उखाड़ के ले गए दूसरी जगह रह रहे हैं, ठीक है। तो ये होने के बाद आ जाइए एक्सरसाइज ई, जो कि हमें किस में करनी होती है, कॉपी में, और ये कॉपी में, तो यहाँ लिख लिए इन कॉपी, ठीक है, और ये किस में करना है, इन कॉपी, ये दोनों हमें कॉपी में करना है। पहला, मेंशन सम ऑफ द ऑक्यूपेशन यू फाइंड इन अ विलेज, ये कह रहे हैं कुछ ऑक्यूपेशन के नाम बताओ जो कि आपको विलेजेस में मिलते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, हमने बताया था अभी। यहाँ देखिए रूरल एरियाज़ में मैंने बताया था कि वो लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं, फार्मर होते हैं, और क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए, अदर देन दीज देर आर मैनी शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर, देर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज ऑल्सो, ये बहुत सारे काम यही हैं। देखो, फार्मिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड प्रिपेयरिंग द लैंड, सोइंग, ये सब क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग मेज के, ये सब क्या है, बास्केट बनाना, पॉट बनाना, ब्रिक बनाना, ये सब क्या है, रूरल एक्टिविटीज़ में आता है। तो यहाँ कहाँ से लिखोगे, कैसे लिखोगे, वापस आओ इसकी एक्सरसाइजेस पर, और यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज ई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दोबारा देखिए। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट जो है हमारा, क्वेश्चन 1 जो है, इसका आंसर हमारा उसी पेज पर है स्टार्टिंग में, ठीक है। एक्सरसाइज ई का आंसर नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ पर है इसका, ये देखिए यहाँ से लिखेंगे हम पेज नंबर 169 से, यहाँ से, पीपल इन रूरल एरियाज़, यहाँ से पीपल इन रूरल एरियाज़ अर्न देयर लाइवलीहुड इन वेरियस वेज,
ठीक है। दे डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क, सम ऑफ वर्क ऑन फार्म्स वाइल अदर अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम नॉन फार्म एक्टिविटीज़। फार्मिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है? प्रिपेयरिंग लैंड और सोइंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में क्या आता है? मेकिंग बास्केट, यूटेंसिल, पॉट्स, ब्रेक्स, बुलक कार्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, बस यहीं तक कर लिए आप, ज़्यादा आपको नहीं करना है, बहुत सारे हैं आपको यहाँ पर, यहीं तक कर लिए। ये क्या हो गया हमारा आंसर नंबर? कौन सा हो गया? आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज है हमारी ई। आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई यहाँ तक है आपका। और काफ़ी और भी काम है, जैसे यहाँ पर है, जैसे अंदर देन दीज आर मैनी शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर ऑल्सो इन द विलेजेस, मगर हम यहीं तक करेंगे। पेज नंबर 169 पर है तो इसका आंसर, तो हम वहाँ पर पेज नंबर 169 लिख देते हैं। पेज नंबर 169 यहाँ पर लिखिए जल्दी से, पेज 169। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटी पीपल इज़ गुड। ये कह रहे हैं आप ये कैसे बताएंगे जो शहरों के लोग हैं उनके रहने का स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा है, आप ये कैसे बताएंगे? ठीक है, इसके बारे में बताना है हमें। सॉरी स्टूडेंट्स, हमने दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया, वेरी सॉरी। ये तो हमने ट्रू फॉल्स वाला कर लिया और हमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर, सॉरी, रियली सॉरी। यहाँ पर लगा लिया पेज नंबर 169, हमने जल्दी में यहाँ पर लगा दिया, ये नहीं करना, ये तो हमारा ट्रू फॉल्स है, बहुत सिली मिस्टेक हो गई हमसे ये। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? वाई डू सम पीपल वर्क ऑन अदर फील्ड। ये कह रहे हैं कुछ लोग जो है दूसरे फील्ड्स पर काम करते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? मैंने बताया था, लैंडलेस लेबर होते हैं, उनके पास ज़मीन नहीं होती इसलिए करते हैं। ठीक है, ये वाला हम कर रहे हैं, हमने यहाँ लिख दिया था। ठीक है, यहाँ पर आइए क्वेश्चन 2। अब लैंडलेस लेबर वाले में हमने बताया था कि जो लैंडलेस लेबर होते हैं वो लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सम पीपल इन द विलेजेस, यहाँ पर देखिए, सम पीपल इन द विलेजेस engage in farming, they depend entirely upon the work they do on the others people's farms and they are without any work for some part of the year. Their condition is quite miserable. Landless farmer work with their sons on other fields as labor. ठीक है, तो यहीं तक लिख लेते हैं। इन्होंने पूछा है ना क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं? पूरे साल काम ही नहीं होता है, उनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती है, तो इसी वजह से वो क्या करते हैं? दूसरे की फील्ड पर काम करते हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई। ठीक है, एक्सरसाइज ई, पेज नंबर 170, एक्सरसाइज ई, आंसर नंबर 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेज नंबर 170। ठीक है, ये 169, 170। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई फार्मर्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स। ये कह रहे हैं हमें जो है इंडिया के अंदर जो फार्मर हैं उन्हें क्लासीफाई करना है जिस हिसाब से उन्होंने अपनी लैंड होल्डिंग्स कर रखी है। तो मैंने बताया था 3 तरह के फार्मर हैं, बिग फार्मर, स्मॉल फार्मर और एक लैंडलेस लेबर यानी फार्मर। कितने तरीके के थे? 3 तरीके के। ठीक है, तो यहाँ पर आइए, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज ई का। तो यहाँ पर देखिए, देयर आर, यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स द फार्मर कैन बी क्लासीफाइड एज बिग, स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर। ठीक है, क्वेश्चन वापस देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्लासीफाई फार्मर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स। उनके लैंड होल्डिंग्स के साइज़ के हिसाब से फार्मर को क्लासीफाई करो, उसे बताओ। तो मैंने बताया था, ठीक है, कौन कौन से? बिग, स्मॉल और लैंडलेस। तो आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई, पेज नंबर 169 पर है। आंसर नंबर 3 देखिए, ये रहा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स द फार्मर कैन बी क्लासीफाइड एज बिग, स्मॉल एंड लैंडलेस। क्या? बिग, स्मॉल और लैंडलेस फार्मर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? आंसर नंबर 3। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, बस इसके बारे में नहीं बताएंगे, बस यही लिख दे रहे हैं हमने यहाँ तक। आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई का। ठीक है, पेज नंबर 169। तो मैं यहाँ पर पेज नंबर भी लिख देता हूँ, आप भी लिख दिए। पेज नंबर 169 पर है इसका भी आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ फार्मिंग कॉल्ड आ सीजनल ऑक्यूपेशन। ये कह रहे हैं फार्मिंग को सीजनल ऑक्यूपेशन क्यों कहा जाता है? तो ये आपके लिए होमवर्क है, मैं बता देता हूँ हिंदी में, आपको इंग्लिश में कर लेना है। हिंदी में क्या बता रहा हूँ देखिए, सुन लिए पहले। सीजनल ऑक्यूपेशन हम फार्मिंग को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका काम जो है सीजनल होता है। कुछ सीज़न में, बरसात के मौसम में या किसी सीज़न में हार्वेस्टिंग टाइम में कोई काम आया तब फार्मर काम कर रहे हैं, अगर नहीं है, ठीक है, एक बार खेत जब तक उग रहा है, जब तक खेत बढ़ रहा है, पानी वानी डालने का काम है थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर लैंडलेस लेबर होते हैं। जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, कटिंग का टाइम होता है, तब उन्हें क्या मिलता है? काम मिलता है। तो सीजनल ऑक्यूपेशन इसीलिए इसे कहते हैं, सीज़न के वाइज से वहाँ पर काम होता है, तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इसे सीजनल वेजिटेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज एफ का, वाई डू पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़। ये बताइए लोग बाग जो है विलेजेस से सिटीज़ में क्यों आते हैं माइग्रेट करके। तो माइग्रेशन वाले पे हमने बताया था, आंसर नंबर फर्स्ट इसका एक्सरसाइज एफ का यहाँ पर।
द मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये हमने बताया था कि क्यों होता है, क्या होता है माइग्रेशन, इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पर है देयर इज अ लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज एवरी डे। क्यों? पीपल फ्रॉम द विलेजेस आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ डेप्थ ऑफ लोन क्रॉप फेलियर और फ्लड्स इन बिग मेट्रो सिटीज़। ये तो नहीं है हमारा, ठीक है, बस यहाँ तक, यहाँ तक देयर इज़ अ लार्ज स्केल माइग्रेशन से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक। आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज एफ, ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज एफ ये हो गया हमारा, कहाँ से, देयर इज से लेकर फ्लड्स तक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, नेम सम ऑफ द ऑक्यूपेशंस ऑफ द सिटी पीपल। सिटी पीपल जो शहर में रहने वाले लोग होते हैं उनके कुछ काम बताओ। तो देखो इसमें कुछ ऐसा बड़ा आंसर नहीं है, इसमें तो नॉर्मल सा है, ये रहा, देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन ऑक्यूपेशन से यहाँ पर टाइप्स ऑफ अर्बन जॉब्स, टाइप्स ऑफ अर्बन जॉब्स में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अर्बन लाइवलीहुड्स, इसके अंदर अलग अलग काम दिए हैं। जैसे यहाँ पर द एजुकेटेड पीपल आइदर डू बिजनेस और प्राइवेट और गवर्नमेंट सर्विसेज, वेयर अनएजुकेटेड और लेस एजुकेटेड पीपल डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ जॉब्स टू मेक देयर लिविंग लाइक रिक्शा पुलिंग। यहाँ से पूरा है, ठीक है, इन अर्बन एरियाज़, यहाँ से लिखिए, यहाँ से पूरा यहाँ तक। आंसर नंबर कौन सा हो गया बच्चों, आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज एफ, आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज एफ, ठीक है। आंसर नंबर 2 है या 3 है, आंसर नंबर 2 ही है, ठीक है। नेम सम ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी पीपल, ठीक है, शहरों के जो लोग हैं। तो मैंने वाई डू पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़, इसका पेज नंबर नहीं लिखा, इसका पेज नंबर लिखवा देता हूँ। ये कौन सा पेज नंबर है, कौन सा पेज नंबर है ये, 173, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट जो एक्सरसाइज एफ का है कौन सा है, 173। तो इसके आगे लिख लिए आप 173, ये 173 पर है इसका आंसर। और इसका आंसर कहाँ पर है, ऑक्यूपेशन बताने हैं सिटी पीपल के, तो इसका आंसर कहाँ पर है, इसका आंसर है यहाँ पर, ठीक है, पेज नंबर 171 पर, ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पेज नंबर 1, यहाँ से यहाँ तक पेज नंबर 171, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 171, यहाँ पर लिखो पेज 171, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ परमानेंट और रेगुलर जॉब्स इन अर्बन एरियाज़। ये कह रहे हैं अर्बन एरियाज़ में परमानेंट और रेगुलर जॉब्स के फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। तो ये भी मैंने बताया था, एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन अर्बन एरियाज़, ठीक है, ये रहा। देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन अर्बन एरियाज़, यहाँ से लिखेंगे देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन अर्बन एरियाज़। पहला रेगुलर सैलरीज, दूसरा सेविंग फॉर ओल्ड एजेस, तीसरा पेड हॉलीडेज़, चौथा मेडिकल फैसिलिटीज़ और पाँचवा पर्क, ठीक है। तो ये खाली नाम लिख लीजिएगा, रेगुलर ये मतलब ब्लू वाले लिखिएगा, खाली इसके बारे में मत लिखिएगा, ये लिखिएगा दोनों, ये लिखिएगा, पेड हॉलीडेज़ लिखिएगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ लिखिएगा, पर्क लिखिएगा, ठीक है, यही सिर्फ लिखना है, इसके बारे में नहीं लिखना है। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज एफ, एक्सरसाइज एफ आंसर नंबर 3 पेज नंबर 172। खाली ब्लू वाले जो नाम हैं वही लिखने हैं आपको, पेज नंबर 172, ये हो गया हमारा पेज 172। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट आर द रीजन्स फॉर विलेजर्स फॉलिंग इनटू इनडेप्थनेस, हाउ डज द गवर्नमेंट हेल्प देम। ये कह रहे हैं कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, क्या क्या रीज़न हैं जिसकी वजह से जो गांव के लोग हैं, विलेजर्स हैं, वो लोग जो है जाल में बुनते जाते हैं, किसके अंदर, मतलब देखा होगा आपने, मैंने मतलब सुना होगा, अभी मैंने बताया था आपको कि वो कर्ज़ में दबते जाते हैं, ठीक है, कर्ज़ में दबते जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, तो मैंने पूरा बताया था कि पहले तो कर्ज़ ले लेते हैं, फिर कोई परेशानी आ गई, बाढ़ आ गई, कुछ ऐसा हो गया तो कर्ज़ चुकाया नहीं, उसके बदले और कर्ज़ ले लिया, तो ऐसे करके फिर ब्याज लगता रहता है, कर्ज़ बढ़ता ही जाता है। तो इसका आंसर पेज नंबर 169 पर ही है, जो हमने शुरुआत में पढ़ाया था, ठीक है। इसका आंसर बिल्कुल लास्ट में है और इसका आपका पेज नंबर 169 पर। तो व्हाट आर द रीज़न फॉर विलेजर्स फॉलिंग इनटू डेप्थ, मतलब कैसे वो कर्ज़ में दबते जाते हैं, फंसते जाते हैं, जाल में फंसते जाते हैं। तो आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज एफ का पेज नंबर 169, पेज नंबर 169 यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फार्मर बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर ड्यू टू एनी रीजन सच एज बैड क्वालिटी ऑफ सीड, पेस्ट अटैक, लेस रेन और एनी अदर नेचुरल डिजास्टर। फार्मर ऑल्सो अनेबल टू पे बैक द लोन एंड इवन हैव टू बोरो मोर मनी, सून द लोन बिकम सो लार्ज दैट नो मैटर वॉट दे अर्न they are unable to repay. This is the condition when they are caught in debt. Due to this problem many farmers commit suicide and this is a major cause of distress among the farmer. तो देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, फार्मर हटा के क्या लिखना है आपको, विलेजर, हर जगह विलेजर लिख देना जहाँ जहाँ फार्मर आया है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है, विलेजर्स,
विलेजर्स, ठीक है, विलेजर्स लिख देना यहाँ पर आपको, यहाँ पर विलेजर कर दिएगा, विलेजर बोरो मैनी से लेकर पूरा आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है, यहाँ तक लिखना है। और यहाँ पर जो है जितनी जगह फार्मर आया है, फार्मर आर अनेबल टू पे, या आप इसे यहाँ पर क्या करना है, फार्मर ही रहने दिए तो ज़्यादा सही रहेगा। आपका आंसर ये भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक क्या हो गया, आंसर नंबर 4 हो गया, आंसर नंबर 4 हो गया, आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज एफ। ये अभी पहला पॉइंट है, अभी तो मैंने बताया क्यों, अभी बताया क्या क्या किया गवर्नमेंट ने, ये भी बताना है। 169 पे इसका पहला पॉइंट हो गया। और लास्ट में बिल्कुल यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ पर मेजर्स एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव रूरल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। तो यहाँ देखो, यहाँ आपका क्वेश्चन दोबारा देखिए आप, ये देखिए, हाउ डज़ द गवर्नमेंट हेल्प देम, गवर्नमेंट ने किस तरह से उन्हें हेल्प किया, ये बताना है ना। तो इसका आंसर भी यहीं बताएंगे। तो ये रहा, आफ्टर इंडिपेंडेंस, यहाँ से आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एबोलिश द ज़मींदारी सिस्टम, द प्रैक्टिस स्टार्टेड अंडर द ब्रिटिश। पूरा पॉइंट ये वाला, द गवर्नमेंट स्टार्टेड सेल्फ हेल्प प्रोग्राम अवेलेबल फॉर द फिशिंग कम्युनिटी, द प्रोग्राम मेक श्योर दैट एटलीस्ट 1 मेंबर इन ईच फैमिली शुड बी इंगेज इन द प्रोफेशन, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक, यहीं तक ठीक है, बस इतना ही ठीक है। उसके बाद ये वाला पूरा लिखना है, द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड टू सेट अप मैनी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स, ठीक है, यहाँ तक ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला तो पूरा करना है यहाँ तक। ये क्या हो गया, ये आंसर नंबर 4 हो गया, एक्सरसाइज एफ हो गया, उसका दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। एक पेज नंबर 169 पर है, एक पेज नंबर 171 पर है। कहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक स्कीम्स तक, ठीक है। तो आ जाइए इसके वापस एक्सरसाइजेस पर। ये कहाँ पर है, पेज नंबर 169 और 171, ठीक है, 169 और 171 पर दोबारा देखिए, ये रहा हमारा पेज नंबर 169 पर, ये रहा यहाँ से यहाँ तक। ये लिखने के बाद पेज नंबर 171 पर यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, जहाँ जितना लिखा है मैंने, इसका इतना, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई बच्चों, एक्सरसाइजेस हमारी कंप्लीट हो गई। बस एक होमवर्क दिया है मैंने, ये वाला। सो लास्ट टाइम आपका लास्ट काम क्या है, एनुअल कोर्स कंप्लीटेड लिखना। यहाँ पर क्या लिखना, एनुअल कोर्स कंप्लीटेड। तो आप सभी अच्छी राइटिंग में लिख लीजिएगा, आप सजा के, ठीक है, एनुअल कोर्स कंप्लीटेड। यहाँ पर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया बच्चों। जल्दी से इसके कंटेंट पे आइए, चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम इसका कंटेंट देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, सिविक्स का हमारा चैप्टर नंबर 8 जो था, पार्ट नंबर इसका 11 जो था, आज हमने कंप्लीट कर दिया है। तो इसके दोनों चैप्टर कंप्लीट, सिविक्स के चैप्टर 7, 8 कंप्लीट जो कि एनुअल में आ रहा है, ज्योग्राफी में 7, 8 कंप्लीट जो है एनुअल में आ रहा है, और हिस्ट्री में भी चैप्टर नंबर 9 और 10 कंप्लीट जो एनुअल में आ रहा है। यहाँ पर हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमने आपको सिलेबस बता रखा है, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम आप 7 की बुक पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, अस्सलामु अलैकुम।